अगर किसी साइबर ठग ने आपको डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी अपडेट, बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी शेयर करने के लिए मजबूर अगर कर दिया है, तो क्या बैंक आपकी कोई मदद करेगा? अब तक जवाब अक्सर नहीं होता था, लेकिन क्योंकि ओटीपी आपने खुद साझा किया था। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया है जो डिजिटल फ्रॉड के लाखों पीड़ितों के लिए राहत बन सकता है। क्या अब बैंक भी जिम्मेदार होंगे? क्या हर डिजिटल फ्रॉड में मुआवजा मिलेगा? और आखिर आरबीआई का नया स्कैम कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा? तो आइए विस्तार से समझते हैं। जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, विनियामक सुधार, साइबर सुरक्षा, ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था में शामिल है। लेकिन डिजिटल लेन देन जितनी तेजी से बढ़े हैं, साइबर धोखाधड़ी भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। इसी चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई ने स्कैम कंपनसेशन फ्रेमवर्क में बदलाव किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से पायलट आधार पर लागू होंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया नियम क्या है, किसे मुआवजा मिलेगा, बैंक की जिम्मेदारी क्या होगी, और यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है। विश्वास किसी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होती है। थॉट्स है, और टेक्नोलॉजी कैन बिल्ड ट्रांजेक्शन बट ट्रस्ट बिल्ड्स एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई को यह नया ढांचा लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन में ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नया स्कैम कंपनसेशन फ्रेमवर्क जारी किया। इसका उद्देश्य है केवल बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाना नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान के प्रति नागरिकों का जो विश्वास है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो यह सुधार बढ़ते सोशल इंजीनियरिंग, स्कैम, डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर अपराधों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो सुरक्षित भुगतान ही डिजिटल भारत की असली पहचान है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इस नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है। चलिए, तो 2017 के पुराने जो केवल अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन थे, यानी बिना अनुमति वाले हैकिंग मामलों तक सीमित थे, लेकिन जो पुराना था उस पर हम 2017 के पुराने सर्कुलर को अपडेट करता है, जो केवल जो है अनऑथराइज्ड हैकिंग की सुरक्षा प्रदान करता था। और वहीं पर अब आरबीआई ने फ्रॉडलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन की नई कानूनी अवधारणा जोड़ी है इसमें, ईबीटीज, धोखाधड़ी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है लेन देन, ठीक है, कानूनी अवधारणा रूप से पेश किया गया है। यही यानी यदि कोई व्यक्ति जो है डर, धोखे और सोशल इंजीनियरिंग के कारण स्वयं ओटीपी या पासवर्ड साझा कर देता है, तब भी जो है वह मुआवजे का पात्र हो सकता है, ठीक है। तो धोखाधड़ी से क्रेडेंशियल साझा करने पर भी सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब ग्राहक को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होगी, बल्कि बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की लापरवाही थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कानूनी बोझ जो है बैंक पर होगा। बैंकों को ग्राहक की लापरवाही साबित करनी नहीं, ग्राहक अपनी बेगुनाही करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो नियम तभी न्यायपूर्ण होते हैं जब वे कमजोर पक्ष की भी रक्षा करें। तो यहाँ हम समझते हैं कि आखिर मुआवजा मिलेगा कितना, ठीक है। तो मुआवजे का जो फॉर्मूला है उसको आप समझें। 50,000 तक के घोटाले नुकसान पर शुद्ध नुकसान का 85% आप दावा कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा जो है 25% तय की गई है। तो आरबीआई ने मुआवजे के लिए स्पष्ट जो है कंपनसेशन मैट्रिक्स तैयार किया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं। तो 29,412 से अगर कम है तो शुद्ध नुकसान का ठीक 85%, नुकसान के अनुसार 85% मुआवजे का नियम अधिकतम दे राशि, ठीक है। अगर यहाँ से 50,000 तक है तो कैपिंग सीमा लागू होगा, फ्लैट 25,000। 50,000 से अधिक है तो विशेष ट्रैकिंग से पूरी तरह बाहर और कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना का लाभ केवल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही ले सकेगा, एक ये भी बात है इसमें, ठीक है। तो संयुक्त खाते मामले में केवल एक ही धारक दावा
कर सकता है अगर संयुक्त ज्वाइंट खाता है आपके पास। ठीक है, तो हर अधिकार के साथ कुछ सीमाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन यह मुआवजा देगा कौन, आइए समझते हैं। इस योजना का सबसे अनोखा जो पहलू है, इसका कॉस्ट शेयरिंग मॉडल है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। बहुपक्षीय जो है खाता बही, तो मुआवजे का लगभग 75% हिस्सा आरबीआई वहन करेगा। ठीक है, तो आरबीआई का हिस्सा जो है 75%, शेष राशि जो 25% है तो रेमिटर बैंक होंगे, प्रेषक बैंक और प्राप्तकर्ता बेनिफिशियरी बैंक होंगे। ठीक है, तो मुआवजे का लगभग 75% आरबीआई वहन करेगा, बाकी जो है प्रेषक बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक मिलकर साझा करेंगे। यदि मामला अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़ा है तो पूरी तरह जिम्मेदार प्रेषक बैंक ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस व्यवस्था से किसी एक बैंक पर पूरा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और सभी संस्थाएं जो है साइबर सुरक्षा सुधारने को प्रेरित होंगी। तो अब जो है जिम्मेदारी साझा होती है, जब जिम्मेदारी साझा होती है तब जवाबदेही भी मजबूत होती है। अब सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में ग्राहक को मुआवजा मिलेगा और कब नहीं। तो देखिए, यदि ग्राहक बैंक द्वारा भेजे गए सुरक्षा अलर्ट को लगातार अनदेखा करता है या अपना मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट नहीं रखता और इसे ग्राहक की लापरवाही माना जा सकता है, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। तो वही है कि डिजिटल जो है अवेयरनेस कितना है समाज में, और जो गांव के आम लोग हैं उनको उनके साथ समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है, वो कितना कर पाएंगे बैंक की लापरवाही। तो लेकिन यदि बैंक समय पर ट्रांजेक्शन अलर्ट नहीं भेजता या 24/7 जो है फ्रॉड रिपोर्टिंग बुनियादी ढांचा नहीं है, सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है और तो ग्राहक मुआवजे का पात्र होगा। इसके अलावा यदि सुरक्षा में चूक पेमेंट गेटवे, टेलीकॉम ऑपरेटर या किसी थर्ड पार्टी के स्तर पर कोई मतलब हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारी जो है ग्राहक पर नहीं डाली जाएगी। ठीक है, तो एग्रीगेटर तो ये हो रहा है तो ग्राहक पर जिम्मेदारी, वो उत्तरदायी ग्राहक नहीं होगा। तो देखिए, डिजिटल सुरक्षा केवल ग्राहक की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो अब जानते हैं कि रिपोर्टिंग और समाधान की समय सीमा क्या होगी। तो मुआवजा पाने के लिए ग्राहक को धोखाधड़ी की सूचना 5 दिनों के भीतर ही बैंक और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 दोनों पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, और घरेलू मामलों का समाधान 45 दिनों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का 60 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। ठीक है, वहीं पे तो सबसे अच्छी बात यही है ना कि धन राशि जो है मूल लेन देन की तारीख से वापस की जाएगी और जिसे ग्राहक का ब्याज देखा जाए तो ब्याज नुकसान वगैरह भी नहीं होगा। तो वापसी जो है मूल लेन देन और ग्राहक का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो समय पर रिपोर्टिंग सुरक्षित बैंकिंग की पहली शर्त है। तो अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड एसएमएस अलर्ट से जुड़े नए नियम क्या हैं। तो क्रेडिट कार्ड शैडो रिवर्सल, तो देखिए, यदि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है तो बैंक को 5 दिन के भीतर शैडो रिवर्सल देना होगा। इसका मतलब है कि जांच पूरी होने तक ग्राहक पर अतिरिक्त ब्याज नहीं लगेगा। साथ ही 500 रुपए से अधिक के हर डिजिटल लेन देन पर तत्काल और निःशुल्क एसएमएस अलर्ट भेजना अब अनिवार्य होगा। ठीक है, एंड इससे इंटरनेट न होने पे दूर दराज उपभोक्ताओं के लिए जो है विश्वसनीय संचार माध्यम बनाए रखता है। तो जहां इंटरनेट न होता है वहां भी ग्राहक को तुरंत जानकारी मिल सकेगी। और वही है कि कितने जो हैं लोग साक्षर हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये सब चीज भी मैटर करेगा। तो देखिए, छोटी सूचना भी बड़े नुकसान को रोक सकती है। तो अब समझते हैं कि इस पूरी नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह ढांचा डिजिटल बैंकिंग में उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है, डिजिटल रेस उन्नत फिशिंग के दौर में जो है आम नितिन और छोटे व्यापारियों में मन से डिजिटल बैंकिंग का दूर जो है खत्म होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि लोगों को ऑनलाइन भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बैंक भी बेहतर साइबर सिक्योरिटी जो है और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। अंततः जो है सुधार भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और को अधिक सुरक्षित, लचीला बनाकर डिजिटल भुगतान, लोकतांत्रिकरण और ये सब चीजें जो है और सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी जो है बनाएगा। ठीक है,
तो विश्वास बढ़ेगा, तभी डिजिटल अर्थव्यवस्था भी जो है बढ़ेगी। तो अब पूरे विषय का सार हम समझते हैं। तो 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाला आरबीआई का मुआवजा ढांचा जो है असहानुभूतिपूर्ण व्यवहारिक विनियमन है का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तकनीकी रूप से चालाक जो है धोखेबाज सामने आम जनता की लाचारी का स्वीकार कर और वित्तीय उत्तरदायित्व तय करके, और आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण के बीच जो है मजबूत संतुलन स्थापित किया है। तो देखिए आरबीआई का जो नया नियम है, नया स्कैम कंपनसेशन फ्रेमवर्क है, केवल मुआवजे की नीति नहीं है बल्कि कंज्यूमर सेंट्रिक रेगुलेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहली बार स्वीकार करता है कि आधुनिक साइबर अपराध केवल तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक इंजीनियरिंग पर, सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित होते हैं। यदि इसे ढांचे को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह डिजिटल बैंकिंग में भरोसा बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मुद्रा पैसा नहीं बल्कि विश्वास होता है। सुरक्षित डिजिटल लेन देन ही विकसित भारत की एक मजबूत वित्तीय नींव है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे और क्वेश्चन आपका ये है मेंस प्रैक्टिस के फॉर्म में, इसको आप लिखेंगे। और इसमें एक अगर फ्लो चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगा, साइबर फ्रॉड हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आरबीआई रेगुलेशन हो जाएगा, और शेयर्ड लाइबिलिटी हो जाएगा, डिजिटल ट्रस्ट ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा इससे, और साइबर सिक्योरिटी भी हमें करना होगा, एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, जो आपका होगा वो लिखेंगे। इसमें अगर कीवर्ड वगैरह आप देख रहे हैं तो वही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाएगा, डिजिटल बैंकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, स्कैम, और साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और शेयर लाइबिलिटी मॉडल हो गया, एविडेंस बेस्ड बैंकिंग रेगुलेशन, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन है, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग है, डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, रेगुलेटरी इनोवेशन है। तो ये सब चीज़ें हैं आप कीवर्ड में यूज करेंगे, जिससे आपका आंसर जो है ज़्यादा मैच्योर और प्रभावी आपका दिखेगा, और मार्क्स आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स और ज़्यादा ही मिल सकता है। तो ठीक है, अगर आपको ये सब विश्लेषण जो है उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो है आरबीआई, एसबीआई इस सब से, और ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट में जाके जो कुछ है करंट में वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।